Alright, that was आवाज हुए जादू का चिराग. और छोटे बच्चे जब ये प्रोग्राम ये सॉन्ग सुन रहे होंगे, कह रहे होंगे कि यार हमारे वालिदैन किस किस्म के जुवेनाइल गाने सुने करते होंगे. नहीं, वैसे वाकई सीरियसली बच्चों आज सुन रहे हैं तो लग रहा है कि वाकई बड़ा जुवेनाइल सा गाना है, बड़ी बचकाना सी शायरी है. तू मेरे लिए जादू का चिराग है, कहाँ खोया है तू. अमेजिंग यार. और चिराग से निकलना भी क्या था, जिन निकलना था. आई मीन व्हाई मैन, सीरियसली क्यों चिंता कर रहे थे हारून रशीद और फाखिर इसके हवाले से. लेकिन इट वॉज वेरी पॉपुलर, नो डाउट अबाउट दैट, दिस सॉन्ग. और जिस लगन के साथ और जिस चेहरे पे संजीदगी के साथ ये गाना गा रहे थे, वाकई दे वर वेरी वेरी डैम सीरियस अबाउट दैट चिराग. I don't know whether they ever found it that or not, लेकिन बहरहाल चलें जी. थैंक यू सो मच गाइस फॉर ट्यूनिंग इन. और आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा कि आज मेरी आवाज कल के मुकाबले में काफी बेहतर है. बल्कि मैं बोलूँ कल रात तो मेरी आवाज बिल्कुल ऑलमोस्ट नॉर्मल थी. और कल लेकिन मैं अपना यूट्यूब शो अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाया. मैंने आखिर तक कोशिश की थी, बट एट वन पॉइंट इन टाइम आई जस्ट रियलाइज राइट आफ्टर द मैच फिनिश कि नहीं, अब इट इज लेट नाउ. 10:15 बज गए थे. मैंने कहा नहीं, अब देर हो गई है. कल रात में एक्चुअली एक जाती नौयत की एक मीटिंग थी और जिसकी वजह से थोड़ी सी देर हो गई थी. और फिर आते आते फिर सेटअप करते करते जरा टाइम लग गया था. तो मैंने कहा यार अब रहने ही देते. लेकिन मेरी आवाज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई थी. सुबह जब मैं उठा, आज सुबह यार कराची में इतनी सर्दी हो गई है, यू गाइज हैव नो आइडिया. ये कल असर के बाद से जो जबरदस्त हवाएं चलना शुरू हुई हैं, वो मैन. और आज वो जबरदस्त हवाएं, और हुआ यही ना, कल जो मैं मीटिंग में गया तो सीन यही हुआ. मैं तो यार शाम का सोच के आयान साहब को स्केटिंग पे लेकर जाते हैं, तो उस वक्त में गया, उस वक्त तक सिचुएशन नॉर्मल थी. आई वॉज इन माई नॉर्मल टी शर्ट. और हुआ यही सीन के वहां जब मैं उस मीटिंग में पहुंचा अराउंड मगरिब के कोई बाद, क्या तेज हवाएं, ठंडी यख बस्ता हवाएं चल रही थी. क्या कहते हैं हमारे यहाँ, कोयटा की हवाएं चल रही थी कराची में. सो फिर उसके बाद हुआ ये सीन के यार आज सुबह भी जब मैं सुबह रनिंग पे गया हूँ, मजा आ गया यार आज तो. सीरियसली आई मीन आई रियली फेल्ट, जबकि इवन दो आई एम वेयरिंग 2 layers, आई वाज वेयरिंग 2 layers व्हेन आई वाज देयर एट द पार्क. लेकिन मुझे फील ये हुआ कि आई वाज अंडर ड्रेस्ड यस टुडे बिकॉज द विंड वाज प्रीटी स्ट्रांग. सुबह में इतनी हवा होती नहीं है, बट बेहतरीन मौसम हो गया भाई. ये पता है, ये अभी कल अहमद से मेरी काफी तफसीली गुफ्तगू हुई और कल हमें बात करनी थी जरा यूट्यूब शो में. हमने सोचा था कि मौसम की बात करेंगे बिकॉज यू नो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी अनयूजुअल मार्च. ये जो मार्च का महीना है, आप ये बात जानते हैं, कराची में जो लोग रहते हैं उनको पता है ये बात कि फरवरी के एंड से कराची में बाकायदा गर्मी शुरू हो जाती है. लाइक आई मीन इट्स वार्म एंड आफ्टरनून्स आर हॉट एंड बाय द टाइम यू रीच द सेकंड वीक ऑफ मार्च इट इज प्रॉपर हॉट, लाइक गर्मी 35, 34. कल भी अहमद मुझे बता रहा था कि फरवरी के एंड में पिछले साल जो है वो शायद कोई 33, 34 टेम्परेचर टच कर गया था. लेकिन इस बार इट हैज बीन अ वेरी, द विंटर स्टार्टेड वेरी लेट. विंटर की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इट इज गोइंग ऑन, आई मीन स्टिल गोइंग ऑन. और अगले हफ्ता जो है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च पूरे पाकिस्तान में एक सर्दी की लहर आनी है. सो लॉट्स ऑफ रेन, हेल स्टॉर्म, कोल्ड विंड्स, जालाबारी, तो हेल स्टॉर्म ही हो गया, एंड स्नो इन द माउंटेन्स. वाओ मैन. तो इसका मतलब ये कि कराची में तो खैर हमें पता है कि इवेंचुअली बाय मिड ऑफ मार्च, जब तक रमजान शुरू होंगे सेकंड वीक ऑफ मार्च, गर्मी शुरू हो जाएगी. लेकिन आपके शहरों में जो नॉर्दर्न में हमारे रहते हैं पाकिस्तान में, you guys are going to have a very comfortable Ramzan inshallah this time as far as the weather is concerned. चलें जी, आप लोग के मैसेजेस प्रोग्राम में जो हैं वो आ रहे होंगे. आई एम assuming the Twitter is working. अभी तो ट्विटर चल रही हो तो बड़ी हैरत सी जो है वो हो जाती है. बट मैं आज का पहला मैसेज जो है वो इस वक्त ढूंढ रहा हूँ. अगर किसी ने मुझे जो है यार मुझे टैग करके कोई हैशटैग यूज कर लिया करे ना, वो करता ही नहीं है यार, उससे मुझे आसानी हो जाती है जरा. फिर वरना मुझे हैशटैग जो है ना वो टाइप करना पड़ता है. एक सेकेंड. सनराइज, देखिए ना मेहनत करवा रहे हैं आप लोग यार. हाँ अब हो गया, आ जाए देखते हैं कौन है भैया हमारे. अरे ये तो 7:32 हो चुके हैं. मुझे तो इश्तिहार की जाने बढ़ना था. अभी देखे मैंने बिल्कुल अभी लॉग इन किया है और तस्वीर पंकज उदास साहब की जो है वो आई हुई है. और कल वाकई एक अफसोसनाक खबर मिली. जैसे लास्ट वीक हमने इंडिया के बारे में खबर सुनी अबाउट अमीन सायानी साहब, उनका इंतकाल हुआ. बिग नेम, ब्यूटीफुल वॉइस, एक और खूबसूरत आवाज इंडिया की, पंकज उदास, उनका इंतकाल हो गया. और ज़ाहिर है जब हम छोटे थे तो किसी मूवी में उनका वो गाना था, चिट्ठी आई है यार. याद है मैं आपको इलेक्शन के दौरान बता रहा था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की. चले ऐसा करते हैं यार, भी मेरे जहन पे टेंशन सवार है, मुझे ब्रेक की जाने पड़ना है बिकॉज अब 33 हो गए और अब इलेक्शन बाबू
हमारे इंजीनियर बाबू जो हैं वो अब मैं भी देखें मेरे मुंह से क्या निकल रही हैं बातें, तो मुझे इश्तिहार पे जाने दें, फुर्सत से आके जरा पंकज उदास को ट्रिब्यूट पेश करते हैं. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome my guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया है सबके साथ. बज के ये 38 मिनट हो गए अभी चलें जी. सो या ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पंकज उदास के हवाले से. पंकज उदास या बड़े इंडियन गजल सिंगिंग जो कहना चाहिए ना, इंडिया की कमर्शियल गजल सिंगिंग, उसमें बड़ा नाम लाइक क्योंकि इंडिया में कमर्शियल गजल सिंगिंग का सीन तब ऑन होता था जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, लेट 70s अर्ली 80s, जब आप फिल्म के लिए कोई गाना गाएं और आप हिट हो जाए. मसलन ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं पंकज उदास की कल ओबिचुअरी पढ़ रहा था और वाकई अगर आप किसी से कोई पूछे यार व्हाट वाज द फर्स्ट सॉन्ग दैट यू रिकॉल, सो यू वुड से चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद. वो संजय दत्त की कोई फिल्म थी मेरा ख्याल से, उसका ये गाना था. और आई डोंट नो कौन सी फिल्म थी, लेकिन बहरहाल मुझे याद है संजय दत्त ये बैकग्राउंड में कहीं कहीं कोई महफिल चल रही है, पंकज उदास ये गाना गा रहे हैं और संजय दत्त कहीं खड़े हुए हैं और वो कोई हीरोइन के साथ बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा है और वो इज नॉट लिप सिंगिंग ऑन दैट, बिकॉज पंकज उदास की जो आवाज थी ना वो इतनी एक मुख्तलिफ आवाज थी उनकी कि ज्यादातर हीरोज को उनकी आवाज बैठती नहीं थी. और शायद यही वजह है कि इनका फिल्म करियर जो है वो बहुत मुख्तसर था. ही डिड नॉट सिंग अ लॉट ऑफ मूवी सॉन्ग्स, या गाने होते भी थे तो वो बैकग्राउंड में बज रहे होते थे बिकॉज उनकी आवाज बैठती नहीं थी हीरोज के ऊपर ना. बहुत ज्यादा मुख्तलिफ आवाज थी उनकी, काफी ज्यादा. उदित की अवामी आवाज है, सोनू निगम हो गया. अब बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. सो चिट्ठी आई है, when that became hit, so it became a household name, like Pankaj Udas, everybody knew like who Pankaj Udas is and all. मैं बता रहा था आपको वो MQM की गानों की गेम बड़ी लिट होती थी इलेक्शंस की. अरे इन्होंने चिट्ठी आई है पे भी MQM ने एक गाना बनाया था यार. मूवमेंट आई है, MQM मुत्तहदा महाजर कौमी मूवमेंट, मूवमेंट आई है पता नहीं बड़े दिनों के बाद हम किसके हक परस्तों के पास एक मूवमेंट आई है. और यार वो पता नहीं क्या गाने बनाते थे. बट एनीवे, सो एज आई सेड डिफरेंट गुलूकार थे और गजल ज्यादा गाते थे. उनका जो फोर्टे था वो गजल था. कुछ बड़े फिर उस जमाने में ना लेट अर्ली 90s उन्होंने काफी जैसे कहते हैं ना कि मशहूर चंद एक गाने थे जो कि उन्होंने गाए थे जाहिर है. लेकिन यार ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर दिस दिस वन सॉन्ग दैट रियली स्टैंड्स आउट फॉर मी, वो था एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी. उनका एक गाना आया था, बड़ा खूबसूरत गाना था, उसका नाम था और आहिस्ता कीजिए बातें. और वो ऑस्ट्रेलिया में याद है आपको फिल्माया हुआ था. सो देयर इज एन इंडियन गर्ल विद लॉन्ग हेयर्स और वो शी फॉल्स इन लव विद एन ऑस्ट्रेलियन गाय एंड देन वो उसको तोहफा देने के लिए अपने बालों की कुर्बानी दे देती है. ओह 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 क्या खूबसूरत वो वीडियो थी और क्या खूबसूरत वो गाना था. और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा, लफ्ज गिरने ना पाए होठों से. क्या खूबसूरत शायरी थी यार. ये हमारे IBA के दिन थे, मैं आपको सीरियस आई थिंक बिल्कुल आई थिंक 99 का मेरे ख्याल से ये गाना होगा और 99 2000 का. और आई एम श्योर के वो उस वक्त वाह आई स्टिल रिमेम्बर दैट हम लोग आई मीन यार सम मूवमेंट इस तरह जिंदगी में नक्श हो जाते हैं ना आपके दिमाग में. आई रिमेम्बर वो गाना नया नया आया था और हम अपने दोस्तों का ग्रुप IBA का बिल्कुल नए नए हम आए थे. हम लोग कॉरिडोर से गुजर रहे थे. एक हमारा कॉरिडोर हमारी कैफेटेरिया की तरफ जाया करता था. उस पर कैफेटेरिया छत पे हुआ करता था, मेज़नाइन एक टाइप होती थी उधर. और हमारे कुछ सीनियर्स जो है ना वो इसकी लिरिक्स को गुनगुना रहे थे. एंड आई वाज लाइक मैन दिस सॉन्ग इज पॉपुलर नाउ. आई मीन आई एम नॉट द ओनली वन हु लव्स दैट सॉन्ग. सो अभी IBA सिटी कैंपस जाना हुआ था संडे को यार. ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑलवेज. लेकिन खैर नहीं, वी वर टॉकिंग अबाउट पंकज उदास. ही पास्ड अवे यस्टरडे. रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस. ग्रेट सिंगर नो डाउट. कैंसर का शिकार थे जी और काफी अरसे से इनको कैंसर चल रहा था और he just could not survive. चलें जी आगे बढ़ते हैं. हैश सनराइज विद अदील. फाइनली आई कैन सी आज का पहला मैसेज हमारे पास जो आया हुआ है वो आया हुआ है कहाँ से? वो आया हुआ है जीशान बेग साहब. कहते हैं टुडे इज द वर्ल्ड NGO डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 27th of February in more than 89 countries over 6 continents to honor non-governmental organizations worldwide effort to promote a sustainable future. Top 15 NGOs in Pakistan. डॉक्टर साहब अच्छा NGO पाकिस्तान की टॉप 15 NGOs में लिखा हुआ है JDC फाउंडेशन पाकिस्तान. ये JDC सबसे नंबर 1 नजर आ रही है जिसने भी ये लिस्ट बनाई है उसको. ये भी अच्छे आदमी है, ये जफर अब्बास साहब हैं. इनको पिछले कोई 2 साल से इतने मसाइल नजर आई नहीं है पाकिस्तान के जितने उनको उससे पहले काफी नजर आया करते थे. 3.5 साल तो उनको हर मसला नजर आता था. अपनी बाइक लेके पाकिस्तान का हर मसला बता रहे होते थे वो.
अब उनको मसले कम नजर आना शुरू हो गए मेरे ख्याल से. इनको लैंड भी काफी मिल रही है आजकल अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, आप देख रहे होंगे शायद, इसलिए मसले कम नजर आ रहे हैं इनको आजकल. ईदी फाउंडेशन, आगा खान सैलानी वेलफेयर, अंसार बरनी, दारुस्सुकून, अखुवत फाउंडेशन. ओहो, अखुवत जबरदस्त काम कर रहे हैं भाई, जबरदस्त. डॉक्टर अमजद साकिब, एक्सेलेंट. कश फाउंडेशन, रोशान जफर, एक्सेलेंट. शीपा वेलफेयर, अमन फाउंडेशन, अल खिदमत जमात इस्लामी वाली, और कल गए थे जमात इस्लामी का ऑफिस गया हुआ था कल रात में मैं. ओके जी. औरत फाउंडेशन, TCF, वन ऑफ माय फेवरेट NGOs इन पाकिस्तान. ग्रीन क्रेसेंट, जबरदस्त. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया. द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग. और क्या सीन है जी, जावेद साहब ने खबरें काफी सारी जो है वो शेयर की हैं. अच्छा नहीं, वो एक ही खबर है, बुर्किना फासो मॉस्क अटैक, डजन्स किल्ड. ओहो, मस्जिद में हमला हुआ है जी बुर्किना फासो. सो बुर्किना फासो इज अ स्मॉल टाइनी कंट्री इन वेस्ट ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका के मगरिब में वाकई एक छोटा सा मुल्क है जिसका नाम बुर्किना फासो है. और कहते हैं जनाब, ये कल की खबर है, डजन्स ऑफ पीपल हैव बीन शॉट डेड एट अ मॉस्क ऑन द सेम डे दैट अ चर्च वाज अटैक्ड. ओहो. It was during the early morning prayers that gunmen surrounded the mosque in Natiabwani town. Okay, very sad news. एक चर्च में हमला हुआ और फिर उसके बाद एक मस्जिद में हमला हुआ. Divide and rule. All right. इसके अलावा एक और खबर शेयर की है जावेद साहब ने. कहते हैं ट्रम्प अपील्स फ्रॉड केस एज $112,000 a day interest accrues. डोनाल्ड ट्रम्प पे बहुत बड़ी पेनल्टी लगाई है न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने. $450 मिलियन की पेनल्टी. वुड यू बिलीव? तो हम परसों बात कर रहे थे ना यूट्यूब में, इतनी तो पाकिस्तान को IMF की ट्रांच मिलती है जितनी ट्रम्प को जो है वो लगा दी गई है पेनल्टी. और वो अगर पेनल्टी पे नहीं करेगा तो उस पे इंटरेस्ट अक्रू होगा. अभी यार ये भी ट्रम्प को ना घेर के ये मारने के चक्कर में $1,12,000 रोजाना के हिसाब से ट्रम्प जो है वो इंटरेस्ट अक्रू कर रहा है. इन पे इल्जाम क्या है, किस बात की पेनल्टी लगाई गई है? डोनाल्ड ट्रम्प पे पेनल्टी इस बात की लगाई गई है कि उन्होंने, देखो डोनाल्ड ट्रम्प का जो क्लेम टू फेम है ना, वो तो सियासतदान तो वो बाद में बना, फिर नॉन एस्टेब्लिशमेंट सियासतदान था. नॉन एस्टेब्लिशमेंट सियासतदान का हरगिज ताल्लुक अमेरिका में इससे नहीं है कि वो फौज से कोई ताल्लुक हो या कुछ हो, या फौज से ताल्लुक ना हो. नॉन एस्टेब्लिशमेंट सियासतदान का मतलब ये होता है कि जो सियासी पुराने बाबे होते हैं ना, जो पुरानी सोच होती है उससे नहीं आया वो डायरेक्ट आके प्रेसिडेंट लगा अमेरिका का. ठीक है, जिस तरह मरियम नवाज डायरेक्ट आके लग गई चीफ मिनिस्टर, वो जिस तरह भी लगी. खैर डोनाल्ड ट्रम्प तो लीगली इलेक्टेड था, इनका तो मसला कुछ और है, आपको पता है. लेकिन आपको ये बात भी पता है कि मरियम तो खैर चलें, शी इज एस्टेब्लिशमेंट पॉप. नहीं, अगेन आई रिपीट, एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक वो मिलिट्री वाला एस्टेब्लिशमेंट नहीं, लेकिन जो एक एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर है हमारी सियासत का, यानी वो चंद खानदान जो कि हमारे हुक्मरान हैं, मरियम उसी से ही ताल्लुक रखती हैं. और आज एक तस्वीर भी आई है, शायद आप लोगों ने देखी हो, व्हाट्सएप पे देखी हो, कि उनके जो साहबजादे हैं वो शेरवानी पहने हुए जो हैं, पाकिस्तान के नेशनल एंथम पे सीने पे हाथ रख के जज्बाती, उन्हीं का ही अब दिल जो है ना वो मोम होता होगा कौमी तराना सुन के. बाकियों को तो अब सख्त हो गए, पत्थर दिल हो गए हम लोगों के. सो वो अपने दिल पे उसके देख के आपको लग रहा है बेटा ये तैयार हो रहा है अब. ठीक है जी, ठीक है. जिस शक्ल से वो अपनी अम्मी की कुर्सी को देख रहे थे कि ये दिस इज माई फ्यूचर प्लेस, बराबर में हमजा भी खड़े हुए तो कह रहे थे बेटा जरा तू सोच ले. एनीवे, तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो डायरेक्ट सियासत में आए. और उससे पहले जो डोनाल्ड ट्रम्प की खास बात थी, यानी उनकी जो असल जो वजह शोहरत थी, वो ही वाज अ रियल स्टेट डेवलपर. यानी वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाते थे. अगर आप कभी न्यूयॉर्क जाएं और कभी आप उनका बड़ा मशहूर एक जो है वो उनका एक पार्क बना हुआ है उधर मैनहट्टन में, बड़ा मशहूर. और वहां पे आप जाएंगे, बहुत ही बड़ा सा पार्क है वो, सेंट्रल पार्क मेरे ख्याल से नाम है उसका. उसके इर्द गिर्द डोनाल्ड ट्रम्प की बिल्डिंग्स. आप किसी से पूछे भी ना, कैन यू शो मी सम ऑफ द डोनाल्ड ट्रम्प्स प्रॉपर्टीज, they'll say why are you asking man, you want to place a bomb there or what? But anyway, वो आपको बता देगा, see this is the Donald Trump building, this is फलाना. तो इन्होंने दुनिया में बहुत सारी बिल्डिंग बनाई है. I mean, मैं बल्कि मुझे याद है जब हम इस्तांबुल गए थे तो वहां पे भी एक ट्रम्प टावर है, तो वहां पे हमारे टैक्सी वाला ने कहा था hey this is the Donald Trump building, Donald Trump building. मैंने कहा वाह, उसमें लिखा भी था ऊपर ट्रम्प. सो इन पे इल्जाम ये है डोनाल्ड ट्रम्प पे कि इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की प्राइसेस को या उसकी वैल्यूज को ओवर एस्टिमेट किया है, और उन्होंने उसको ओवर एस्टिमेट किया सो दैट ही कुड गेट अ हायर मॉर्गेज. नाउ यू वुड सीरियसली फील कि यार ये अजीब नॉनसेंस किस्म के केसेस बनाए जा रहे हैं इनके ऊपर. और जाहिर है पता है आपको रीजन क्या है. क्या ये कह देना डोनाल्ड ट्रम्प वाज द फर्स्ट डेवलपर इन अमेरिका टू ओवरस्टेट हिज प्राइसेस? एब्सोल्युटली नॉट यार. आई मीन दिस इज बहुत सारे लोग यही कर रहे होते होंगे, लेकिन खैर चलें जी. अब जो हो गया, अब हो ये गया कि
ये हो गया सिलसिला. अब डोनाल्ड ट्रंप साहब पे पेनल्टी लेकिन लगा दी है बहुत बड़ी, लेकिन वो उसको चैलेंज करेंगे ज़ाहिर है जाके. इतने आराम से तो डोनाल्ड ट्रंप रुकेंगे नहीं. लेकिन पॉइंट यही हो रहा है, जितना इनको सप्रेस किया जा रहा है, फिर वही बात है. जैसे अभी साउथ कैरोलिना में हुआ है इलेक्शन, मुझे लग ये रहा था कि निकी हेली जो है, कल हम बात नहीं कर पाए शो में, लेकिन मुझे लग ये रहा था कि निकी हेली जो है वो उनको एक फाइट पुट अप करेंगी. लेकिन शी डिड नॉट पुट अप एनी फाइट. आई मीन शी लॉस्ट बाय 20 परसेंटेज पॉइंट, विच इज अ राउट, विच इज लाइक तबाही. सारा डोनाल्ड ट्रंप एंटी वोट एक जगह जमा हो गया, फिर भी वो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं हरा पाएंगे. सो मैं रिपब्लिकन पार्टी की बात कर रहा हूँ. अभी भी in the main, Donald Trump versus Biden, it's too close to call. Yes, Trump could be on the lead, he's on the leading side, but is he winning straight out? No, absolutely not. Not yet. अभी ले चलते हैं आप लोग को ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. थैंक यू सो मच. उन तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया. We've been very kind enough कि जिन्होंने प्रोग्राम में मुझे मैसेजेस भेजे हैं मेरी तबीयत का मालूम करने के लिए. अल्हम्दुलिल्लाह I'm doing much better now. और कल आप लोगों के बहुत सारे मशवरे मैंने जमा किए और वो पूरा एक मैं मशवरों का अंबार लेके मैं पूरा एक बॉक्स लेकर गया. घर पहुंचा, दरवाजा मैंने बेल बजाई तो घर वालों ने देखा इस डब्बे में क्या है. मैंने कहा मशवरे. इतने सारे मशवरे मिले हलक को, फ्रॉम द एलोपैथिक मेडिसिन टू द, अच्छा होम्योपैथिक के मशवरे मेरे पास आने अब बंद हो गए हैं. बिकॉज आपको पता है जब भी कोई होम्योपैथिक मशवरा मुझे देता है मैं उसमें फिर अपनी ना तकरीर करना शुरू कर देता हूँ होम्योपैथिक के हवाले से. लेकिन और कभी तो एक दिन किसी का मैसेज आया मेरे पास, गिव मी योर मोबाइल नंबर, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट होम्योपैथी. मैंने कहा लगता है होम्योपैथिक के डॉक्टर साहब हैं कोई. मैंने डर के मारे नंबर ही नहीं दिया उनको. मैंने कहा यार वो आके ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि यार ये चीज ठीक है. फिर किसी ने मुझे भी मैसेज किया कहने का भाई होम्योपैथी में भी अब नुस्खे होते हैं जो जल्दी ठीक कर देते हैं, तो बस फिर वही नुस्खे दिया करें फिर हल्के बाद. क्या क्या होम्योपैथिक डॉक्टर ये पूछता है जल्दी ठीक होना है या थोड़ा आराम से ठीक होना है? समझ में नहीं आती बात यार ये. बट खैर सॉरी यार, अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं आई एम वेरी सॉरी. आज तक कभी फायदा नहीं हुआ ना मुझे होम्योपैथी से, इसलिए मैं थोड़ा सा जरा शुगल करता रहता हूँ इनके साथ. बाकी आपको मुबारक हो अगर आपका एतकाद है इस चीज के ऊपर तो ठीक है, गुड. कीप ऑन डूइंग माय फ्रेंड्स, कीप ऑन डूइंग. यार इश्तिहारात बड़े तगड़े हैं आज यार. अभी इंजीनियर बाबू हमारे खेल रहे हैं विद इश्तिहारात, वो एडवर्टाइजमेंट्स ऊपर लेकर आ रहे हैं वो, और मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बड़ी बरकत है आजकल. तो इसका मतलब गाने प्रोग्राम में आज नहीं है फिर तो मैं हूँ और यहाँ पे और हमारे मैसेजेस हैं और हमारी बातें जो हम करेंगे. ठीक है जी, अच्छी. ओके, रियाजुर रहमान साहब कहते हैं ऑन February 7 a Qatar Airways Airbus A350-900 conducted a flight QR3255 from Shannon to Doha. It's significant indeed. Could said to be mark the end of the long and dramatic surface degradation dispute between airline and Airbus. Oh, अच्छा ये मुझे अभी समझ में नहीं आई बात. ये पढ़ना पड़ेगा मुझे. Saga fully over. Last Qatar Airways Airbus 350 returns to service. Okay, ये मुझे I need to read about that. वैसे शैनन का नाम आपने लिया, मुझे इससे याद आया. शैनन इज अ स्मॉल ब्यूटीफुल टाउन इन आयरलैंड और मुझे याद है कि ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉप ओवर रूट. एक जमाने में पीआईए की जो न्यूयॉर्क की या फ्लाइट हुआ करती थी तो उसमें कैबिन क्रू जो है इट यूज्ड टू गेट ऑफ एट शैनन. वो शैनन में उतरा करते थे वो और फिर वहां पे रेस्ट किया करते थे, फिर दूसरा जहाज आता था फिर उसमें जाया करते थे. तो बट बहरहाल ये अभी ये मुझे जरा खबर पढ़ लेने दें जी. ओके, ये मैं जरा पढ़ लेता हूँ, इसके बाद हम इसको देखते हैं. ये इंटरेस्टिंग खबर लग रही है मुझे बहुत ज्यादा. फहीम अली खान ब्रो, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप, खैरियत? आपने कुरान की आयत शेयर की है, ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा. जाहिर है ये जो फ्यूचर की बात की गई है वो अल्लाह ताला आखिरत की बात कर रहे हैं कि तुम अगर यहाँ जुल्म करोगे तो फिर तुम्हें वहां भी जुल्म होगा तुम्हारे साथ. जुल्म से मुराद मतलब ये कि अल्लाह ताला उसका हिसाब बराबर करेंगे. बिकॉज देखो यार एट द एंड ऑफ द डे हम मुसलमानों का वो है क्या, उम्मीद और ढारस हमारी है क्या. फिर क़यामत के दिन वो जो गेम होगी ना वो फिर वो हम देखेंगे. सब लाजिम है कि हम भी देखेंगे. सो बिकॉज यहाँ तो जो तुम्हें जुल्म करना है कर लो यार, वहां पे फिर हम महकूमों के पांव तले ये धरती थर थड़केगी. वाह क्या बात है यार. आगे बढ़ते हैं जी. डॉक्टर जीशान बेग कहते हैं टुडे इज द 92nd बर्थडे ऑफ एलिजाबेथ टेलर born on 27th of February 1932, British American actress, began career at the child actress in 1940s. एलिजाबेथ टेलर की बर्थडे है आज. 92 साल
ओहो, वेरी इंटरेस्टिंग यार. एलिजाबेथ टेलर. ओके, चलें जी, ठीक यार. वैसे इनका इंतकाल कब हुआ था? 2011 में उनका इंतकाल हुआ था एट द एज 79. एलिजाबेथ टेलर तो खूबसूरत खातून थी वैसे यार. अपनी आखिर तक बड़ी सही मेंटेन किया था आंटी ने अपने आप को. आगे बढ़ते हैं जी. अता रहमान साहब कहते हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स आर ब्लोइंग इन कराची सिंस यस्टरडे. वेदर हैज चेंज. इट्स स्लाइटली कूल मॉर्निंग है. स्लाइटली कूल नहीं है, काफी कूल मॉर्निंग है. हवा बहुत तेज है. चलिए आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. डॉन का ये कहना है आफ्टर रिफ्यूजल बाय प्रेसिडेंट स्पीकर कॉल्स नेशनल असेंबली सेशन. अच्छा, पाकिस्तान के आइन में कोई प्रोविजन नहीं है कि स्पीकर जो है वो कौमी असेंबली का इजलास बुला ले, लेकिन बात यही है. अच्छा, मैं बड़ा मजेदार बातें हो रही हैं. मैं कल शाइक उस्मानी साहब को मेरे वो यूट्यूब पे ऑटो प्लेलिस्ट पे चल गया. शाइक उस्मानी साहब कह रहे हैं, साबिक जज, देखें जी आइन की रूह के मुताबिक तो प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस माननी पड़ती है. तो उसमें जो एक एनालिस्ट बैठे थे उन्होंने कहा सर आइन में तो और बहुत कुछ भी लिखा हुआ है. इलेक्शन कमीशन ने पिछले 2 साल में कौन सी आईनी बात मान ली है जो हमें आइन यहां पर याद आ रहा है. तो ये सेलेक्टिव रिकॉल ऑफ आइन जो है ये भी बड़ा कमाल है पाकिस्तान में. बात करते हैं जी. मेडन सिटिंग ऑफ नेशनल असेंबली सेशन शेड्यूल फॉर 29. ECP टेक्स अस SIC's रिक्वेस्ट फॉर रिजर्व सीट टुडे. ये तो देखो यार, आई थिंक वी आर ऑल अवेयर ऑफ दैट. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनको सीट्स नहीं देगा. आई थिंक हमें काफी क्लियर है ये बात. इसमें तो किसी को कोई शक होनी नहीं चाहिए. अगर हो गया ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा. लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. मरियम नवाज जिस तरह भी हैं, लेकिन बहरहाल उनको बना दिया गया है पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आला. मुराद शाह की सिंध में हैट्रिक. अच्छा जी, आते ही बेनजीर कह रहा हूँ. मरियम का कहना है इमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात, एयर एम्बुलेंस, किस्तों पर सोलर पैनल देंगे. वो ही घिसी पिटी बातें, वही पुराना बातें भाई. 5 साल बाद बेहतर पंजाब देकर जाएंगे. तनख्वाहें दुगनी. कराची में स्ट्रीट क्राइम का कलाकुमा करेंगे. कहाँ से पैसे आएंगे ये हमें नहीं पता. कराची में स्ट्रीट क्राइम का कलाकुमा पिछले कोई 30 साल में ये कोई हमने 30,000वीं बार ये बात सुनी है. ये इनसे जब तक डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस नहीं होगी तब तक ये नहीं हो पाएगा. और जाहिर है पोलिटिसाइज करने वाली पुलिस को अगर हुक्मरान रहेंगे तब तक डीपोलिटिसाइजेशन कैसी होगी. आगे बढ़ते हैं. सुप्रीम कोर्ट भुट्टो रेफरेंस पे लगी हुई है. आइन टूट गया पाकिस्तान का, तबाही फिर गई, मैंडेट पे कब्जा हो गया. वो अभी तक जो है ना वो भुट्टो रेफरेंस पे लगे हुए. अच्छा, ये इनको गलतफहमी है कि ये अपनी लेगेसी दुरुस्त कर जाएंगे जुल्फिकार अली भुट्टो की पनिशमेंट के हवाले से. बहुत देर हो गई है भाई, बहुत देर हो गई है. लेकिन खैर लगता है जजेस भी फैसले से मुत्तफिक नहीं थे. अपनी सन को दुरुस्त करना है. यहाँ से आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. साइफर तोशाखाना केसेस बानिए. PTI की अपीलों पर FIA से जुमेरात तक जवाब तलब कर लिया गया है. अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात हुई है कल. और मैंने जब पता चला कि जी कल इनकी अपीलें लग रही हैं, तो और जब पता चला कि बेंच में आमिर फारूक साहब बैठे हुए हैं, लेकिन इनके साथ जो है वो मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब बैठे हुए हैं. तो ये एक तो कॉम्बिनेशन बड़ा अजीब सा लगा मुझे. और आमिर फारूक साहब हमेशा PTI के केसेस और इमरान खान के केसेस सुनते हैं और इनके पास आते भी सारे केसेस हैं. और इनकी जो एक आदत है वो ये कि आमिर फारूक साहब लंबी लंबी डेट्स देते हैं. ओ जी, अच्छा जी, 1 महीने बाद आइए या 3 हफ्ते बाद आइए. लेकिन इन्होंने यहाँ पे चौथे दिन की डेट दे दी है. दैट मीन्स परसों की डेट इन्होंने दे दी है कि नैब दो. तरीका यही होता है, आप जब कोई पिटिशन लेकर जाते हैं सबसे पहले पार्टीज को नोटिस भेजे जाते हैं, आ जाओ भाई. अब इन्होंने जो है वो जुमेरात की डेट जो है वो डाल दी है. और जाहिर है इसमें आप जानते हैं कि क्योंकि एक नॉर्मल अपील है, इसमें इसको टाइम लगता है सुनने में. तो PTI की जो वकला हैं उनकी जो इस्तदा होगी वो यही होगी कि फिलहाल सजाओं को मुअत्तल किया जाए. आई मीन हैरानी की बात है. मुझे तो लग रहा है कि यार वाकई जो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से रमजान तक कोई मेजर डेवलपमेंट हो सकती है. लेट्स सी क्या होता है सिलसिला. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी बुशरा की अपीलों पर भी नोटिस जारी कर दिए. 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत पर जवाब तलब कर लिया गया है. रजा रब्बानी कहते हैं सदर का इजलास ना बुलाना आइन पर हमला है. सैफ अबड़ो का ये कहना है पहले मखसूस नशिस्तों का ऐलान किया जाए, यानी आइन पर हमला रजा रब्बानी साहब को सदर साहब पे नजर आ रहा है. क्या बात है. अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट सीक्स रिलीजियस ओपिनियन ऑन February 6 जजमेंट. ओके, एंड देन वी हैव गॉट स्नोफॉल इन नॉर्दर्न बलोचिस्तान. डॉन का लिखना है. देन इस्लामाबाद हाई कोर्ट एडमिट्स इमरान बुशरा कुरैशीज अपील फॉर हियरिंग. और ठीक हो गया भाई, ये हो गया सिलसिला. एंड बस यहाँ पे रुकते हैं बिकॉज टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया. सुबह 8:08 हो चुके हैं और हम अब बात करने वाले हैं खेलों के हवाले से. एंड यस, हियर वी गो. HBL PSL यार, वैसे HBL PSL में कुछ बहुत ही
जबरदस्त मुकाबले जो हैं वो चल रहे हैं. और अभी सैटरडे नाइट वाला जो कराची और लाहौर वाला मैच था, मैन, आई वॉज ड्राइविंग एट वन पॉइंट इन टाइम, लेकिन अल्लाह खुश रखे इन मोबाइल एप्लीकेशन वालों को जो कि एड फ्री मैच जो है वो दिखा रहे होते हैं. और बहुत जबरदस्त, हम गाड़ी में थे तो हमने अपनी स्क्रीन पे, गाड़ी की स्क्रीन पे वो मैच लगा दिया था. एंड मैन व्हाट अ गेम दैट वाज. कभी अप्स एंड डाउन्स एंड अप्स एंड डाउन. लेकिन ज़ाहिर उस मैच में जो एक अफसोसनाक बात हुई वो दैट वाज अबाउट हारिस रऊफ. और हारिस रऊफ एक बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ते हुए जो है ही लैंडेड ऑन हिज शोल्डर, ही डिसलोकेटेड हिज शोल्डर, जिसकी वजह से उनका HPL PSL का ये सफर तो अभी इख्तिताम को पहुंच गया. और कहते ये हैं कि 4 to 6 weeks इनको लगेंगे रिकवर होने में. He better recover really fast because बहुत ज्यादा टाइम है नहीं हारिस के पास. बिकॉज क्रिकेट वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप जो है वो होना है इस समर में, जून में, जिसके लिए in order for him to be in the team he has got to be fit by the mid of May. So good luck to him. Good luck. All right, चलें जी, great. बात करते हैं कल रात के मैच की. पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ. और पेशावर ज़ल्मी ज़ाहिर है आप जानते हैं बाबर आजम उनके कप्तान है. और क्या इनिंग कल बाबर आजम ने खेली है. 111 रन बनाए बाबर ने, नॉट आउट रहे. HPL PSL में अपनी दूसरी सेंचुरी इन्होंने जो है वो स्कोर की. 14 चौके और 2 छक्के उनकी इस इनिंग में शामिल थे. और आई थिंक बाबर की कल की इनिंग की जो खास बात थी इज हाउ ही एक्सेलरेटेड हिज इनिंग. जिस जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी जब 50 रन पहुंचने के बाद जो अगले 50 बाबर ने बनाए हैं, दैट वाज अनबिलीवेबली फास्ट. और उसमें छक्के भी शामिल थे, और लेकिन चौके जो हैं वो उसमें ज्यादा शामिल थे. अच्छा जी, 38 रन बनाए साइम अयूब ने 21 गेंदों पे एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 181, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे. और कल फिर साइम, व्हाट डू यू डू बॉय, व्हाट डू यू डू, दैट नो लुक शॉट येट अगेन. यार मैंने वो ना रिपीट पे लगा के शायद कोई 10-15 दफा इसका जो है ना वो ये शॉट देखा होगा. एंड मजा आ गया, उफ, मजा आ गया. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन हुआ, चलें अब मैच पे जरा बात करते हैं. और 201 रन बनाए पेशावर ज़ल्मी ने अपने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर. जाहिर है, आई मीन इट वाज अ सोल्ड आउट स्टेडियम येस्टरडे. बिकॉज मेरा ये ख्याल है कि बाबर आजम की वजह से अगर लाहौर कलंदर से तो आपको पता है कि लाहौरियों ने वो उम्मीद छोड़ दी है. बिकॉज दे आर वर्चुअली आउट ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग. अगर आप अपने पहले 5 मैचेस में से 5 मैचेस हार जाएं, सो नो मैटर हाउ वेल डू यू प्ले, it is very very tough for you to come back into this tournament. So and considering that teams like Multan Sultan and Quetta Gladiators and Peshawar Zalmi have already won their 3 games, so इस पर कराची किंग्स ने अपने 2 गेम्स जीते हैं. लेकिन ये याद रहे कि कराची हैज ओनली प्लेड 3 गेम्स. सबसे कम मैचेस अगर किसी टीम ने इस टूर्नामेंट में खेले अभी तो वो कराची किंग्स है. और उसकी वजह यह है कि कराची को जो अपने होम राउंड ऑफ मैचेस हैं वो अब खेलना शुरू करने हैं. सो उस पर हम जरा बात करते हैं आगे चल के. लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे वो ये, या तो पेशावर ने 202 रन बनाए और 202 रन चेस करने को दिए. जो स्टैंड आउट बॉलर थे फॉर लाहौर, फॉर इस्लामाबाद, दैट वाज आगा सलमान, जिन्होंने अपने 4 ओवर्स में 25 रन दिए और उन्होंने साइम अयूब की विकेट हासिल की. कप्तान शादाब खान के 4 ओवर्स में 28 रन दिए, उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया. जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड, उनका आगाज अच्छा नहीं था. 50 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हुए और 73 रन पे जब 3 खिलाड़ी आउट हुए तो उस वक्त लग ये रहा था कि ये मुकाबला इनके हाथ से निकलता जा रहा है. बिकॉज द रन रेट वाज जस्ट नॉट अप देयर. लेकिन फिर उसके बाद एक कमाल पार्टनरशिप रही आजम खान और इसके अलावा कॉलिन मुनरो के दरमियान. और मेरे ख्याल से आजम ने कल, आई मीन यार ऑनेस्टली जब ये दोनों खेल रहे थे तो इट जस्ट फेल्ट लाइक दैट दिस गेम इज ओवर नाउ. आई मीन इस्लामाबाद यूनाइटेड not just will win that game but they perhaps आखिर बॉल तक मैच जाएगा भी नहीं. 181 पे 3 खिलाड़ी आउट थे. जस्ट इमेजिन 181 पे 3 खिलाड़ी आउट. आजम खान आउट होते हैं, 30 गेंदों पे 75 रन बनाते हैं, 6 चौके और 6 छक्के इनकी इनिंग में शामिल हैं. मैच खत्म होने में जिस वक्त वो आउट होते हैं 12 रन रह गए थे, अगली 12 बॉलें रह गई थी और इनको मैच जीतने के लिए सिर्फ 21 रन चाहिए थे. द मैच वाज प्रीटी मच इन देयर पॉकेट. लेकिन अगली ही गेंद पर कॉलिन मुनरो आउट हुए एंड देन वी नो व्हाट हैपेंड. पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल ओवर जो है वो कराया बाय दिस अननोन गाय नेम आरिफ याकूब. और आरिफ याकूब ने अपने ओवर में 4 विकेटें हासिल की. एक स्टंप था, 3 कैचेस थे, कुल मिला के 5 उन्होंने विकेटें हासिल की. इस HBL PSL का ये पहला
5 विकेट हॉल है जो कि किसी खिलाड़ी ने जो है वो हासिल किया हो. सो वेल डन टू आरिफ, और बहुत अच्छी इन्होंने जो है वो कल बॉलिंग का मुजाहरा किया. और आरिफ याकूब जो है वो एज आई सेड कि उनका ये ब्रेकआउट किस्म का ये सीजन है, और ही इज अ 29-year-old. आई मीन ही इज प्लेइंग हिज 15th T20 मैच. कराची से इनका ताल्लुक है और अब से कुछ दिनों पहले ही हैज प्लेड 3 फर्स्ट क्लास गेम्स एज वेल. लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अब से कुछ अर्सा पहले तक कोई ज्यादा खास इनको जो है वो जानता नहीं था. उन्होंने ज्यादातर मैचेस जो अपने खेले थे वो जो ये हमारा डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट होता था उसके लिए उन्होंने खेले, लेकिन सुई नॉर्दर्न के लिए साथ साथ ये खेलते रहे. लेकिन कल के गेम के बाद से जाहिर है सबकी नजरें, द रडार विल बी एडजस्टेड. आरिफ अब जब भी बॉलिंग कर रहे होंगे फॉर पेशावर ज़ल्मी, लोगों की नजरें जो हैं वो उन पर होंगी. सो बहरहाल हुआ ये कि 181 रन, 3 खिलाड़ी आउट से 193 रन, 9 खिलाड़ी आउट, एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड जस्ट कुड नॉट डू दैट. आई मीन वो कुछ कर ही नहीं पाए. आई मीन हैदर अली, फहीम अशरफ, इमाद वसीम, बड़े बड़े नाम कुछ भी नहीं कर पाते हैं यार. आई डोंट नो मैन, सीरियसली. तो कुछ लोगों के लिए ना ये HBL PSL मेरे ख्याल से उनके करियर के लिए ना अब खतरे की घंटी है. आसिफ अली बिल्कुल गुमनामी के अंधेरों में जा सकते हैं. कल भी आसिफ जो है फेल, ही गॉट नॉट आउट. यस, 9 बॉलों पे 17 रन उन्होंने बनाए, 2 चौके थे, इधर उधर बल्ले बल्ले घुमाए उन्होंने, उनको 2 चौके मिल गए. However, Imad Wasim, man, what is he doing? I mean, Imad Wasim is going for a lot of runs. इसमें कोई शक नहीं है. और इसके अलावा कल एक ओवर इमाद ने फेंका, उसमें 17 रन. और साइम ने आई थिंक उसको 2 छक्के, शायद छक्का 1 छक्का 2 चौके जिस तरह मारे उसने, और रन्स भी इमाद नहीं कर पाए. एक सिचुएशन, एक सिनेरियो ऐसा था जहां से इमाद could have won that game. I mean, the Imad Wasim that we know. So इनको बहुत एहतियात करना पड़ेगा यार, बहुत एहतियात करना पड़ेगा. सो बहरहाल जी 5 विकेटें हासिल की आरिफ ने, लेकिन बाबर आजम गॉट द मैन ऑफ द मैच बिकॉज ही इज बाबर आजम नेचुरली. 63 गेंदों पे 111 रन उन्होंने बनाए. और हुआ ये कि पेशावर ज़ल्मी अब HBL PSL में पॉइंट्स टेबल पर आ गई है 3री पोजीशन पे. 5 मैचेस के बाद उन्होंने 3 जीते हैं, 2 हारे हैं और 6 पॉइंट्स उनके हैं. मुल्तान सुल्तान इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पे है, 4 मैचेस जीते, 1 हारे, 8 पॉइंट्स. मुल्तान ने अपना होम लेग जो है वो मुकम्मल कर लिया है. कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 4 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, 1 हारे हैं. कोयटा की भी आपको पता है कि ज्यादातर होम गेम्स जो है वो कराची में होने. और फिर पेशावर ज़ल्मी की हमने बात की. कराची किंग्स एज आई सेड अर्लियर 3 मैचेस सिर्फ खेले हैं उन्होंने, 2 मैचेस जीते हैं, 1 वो हारे हैं. देन कम्स इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड देन कम्स लाहौर कलंदर्स. 5 मैच खेले और 5 मैचेस जो है वो हार चुके हैं. अब जरा जो है वो हम बात कर लेते हैं आज के मैचेस के हवाले से पाकिस्तान सुपर लीग में. और आज यानी 27 फरवरी को जो है वो शाम में मैच होना है लाहौर में. लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, ये दोनों टीमें एक्शन में होंगी. लाहौर में जो लाहौर का लेग है उसका ये दिस इज दैट गोइंग टू बी द लास्ट गेम ऑफ द लाहौर लेग, बिकॉज उसके बाद रावलपिंडी और कराची में ये टूर्नामेंट जो है ये मुकम्मल तौर से शिफ्ट हो जाएगा. और मेरा जी ब्राउजर स्टक कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, अब चलने लगा है. कराची कराची कराची, यस. सो ऑल गेम्स इन कराची एंड रावलपिंडी इन द नेक्स्ट फेज ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग. तो इसका मतलब ये कि आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान, या अल्लाह इतना कोई अनइक्वल मैच होने वाला है. मुल्तान सुल्तान वी नो इज ऑन द टॉप ऑफ द लीग राइट नाउ, ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, एंड लाहौर कलंदर्स आर इन द बॉटम, बिल्कुल डीप साउथ इन दिस टेबल. और लाहौर का ये आखिरी गेम है, जाएंगे सपोर्ट करने अपनी टीम को. लेट्स सी, देखते हैं, बिकॉज उसके बाद से कल द टूर्नामेंट शिफ्ट्स टू कराची एंड रावलपिंडी एंड कराची किंग्स आर गोइंग टू बी इन एक्शन टुमारो अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड. चलें जी, अभी चलते हैं ब्रेक की जाने. तवील ब्रेक है, थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. चलें जी, जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं. And it's been a while कि मैंने आप लोग के मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल किए हैं. खुरम अख्तर कहते हैं सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय प्रेजेंट एंड एक्स HBL फ्रेंड्स. बहुत ही अफसोस की बात है, नहीं बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आप HBL के दोस्तों को सलाम कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ HBL के दोस्तों को सलाम. अच्छा जी, फहीम अली खान कहते हैं ब्रो पूरा नाश्ता खत्म कर लिया मगर एड्स खत्म नहीं हुए. अरे यार सुन ले एड्स, फहीम भाई सुन ले एड मेरे लिए यार. आज इतने दिनों से एड्स नहीं आ रहे थे यार, अब माशाल्लाह एड्स आ रहे हैं तो अच्छी बात है. अ कंट्री विद मिलिट्री इज नॉट इक्विवेलेंट टू मिलिट्री, मरवाएंगे. अच्छा जी, एमी अली कहते हैं कि ताज़ा एमी का कलाम आया है
ओफो, तो पढ़ना पड़ेगा यार ये दूर। ये वर्ड कौन सा है? ये पहला लफ्ज भाई मुझे जरा इसकी प्रोनाउंसिएशन बताओ, मैं गलत नहीं पढ़ना चाह रहा इसको। दूर क्या कर सकती हो ये बता देना मुझे जरा, फिर पढ़ते हैं इसको कलाम को। शाहीन ताहिर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, हम इस मुल्क में क्यों हैं? नहीं, हमें इस मुल्क में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप कुछ तैयारी कीजिए शाहीन, माशाल्लाह बच्चों के बारे में सोचिए अपने यार, क्या होगा सिलसिला। मुबीन मकबूल कहते हैं फ्लैग ऑफ साउथ अफ्रीका, बहुत अच्छी बात किया आपने। इससे पहले फ्लैग ऑफ नॉर्वे शेयर किया था। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के झंडे जो हैं वो नॉर्वे के फ्लैग में हैं। सिमिलरली आपने बताया कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के फ्लैग्स जो हैं वो साउथ अफ्रीका के झंडे में भी हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लैग, रेनबो कलर्स, यार वेरी नाइस. ओके, फहीम अली खान प्लीज फाइंड द हैशटैग. नहीं, वो तो फिर बहुत देर हो गई यार. एंड अच्छा जी, अताउर रहमान, इतने से मैसेजेस आए हैं यार, क्या हो गया यार आप लोगों ने. तो Taiwan has become the first country in the world to offer free Wi-Fi to all its citizens and foreign tourists. Very nice. Bro, where do we stand? फहीम अली खान कहते हैं क्या आप बात कर रही हो. कल मरियम ने आते ही ऐलान किया है कि लाहौर में हर जगह वाईफाई जो है वो फैला दिया जाएगा. अच्छा, बड़ी मजेदार बात है कि वो कहती हैं जी यार हमारे असल में प्रॉब्लम जो है ना वो ये आती है कि लोगों को ना बेसिक इकोनॉमिक्स नहीं आती है. लाइक मैं कल देख रहा था, कल पूरे दिन जो है ना वो उस्मान बुजदार के साथ कंपैरिजन किया जा रहा था कि उस्मान बुजदार के मुकाबले में क्या जबरदस्त पर्सनैलिटी है और क्या जबरदस्त चीज है. तो फिर तो ऐसा करते हैं कि हम फिर हानिया आमिर को बना देते हैं किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर, अगर पर्सनैलिटी ही डिटरमाइन करनी है. नहीं, देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे जितनी भी खूबसूरत आप चीज ले आए, बट क्या आपको अपने मसाइल का अंदाजा है और आपको पता है. अब ये आके बातें देखो, सबसे पहले तो ये कि उन्होंने शायद को 150-200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की थी. तो चलो देखते हैं, बिकॉज सूबों के पास जो है ना वो इख्तियार काफी ज्यादा है इन चीजों का. पैसे बहुत हैं उनके पास ये काम करने के लिए. तो एक तो ये काम हो गया. दूसरा जो पॉइंट आता है वो ये कि जी आपको टैबलेट चाहिए, आपको आईपैड चाहिए तो आईपैड देंगे, आपको लैपटॉप चाहिए तो आपको लैपटॉप देंगे, हम मेडिसिन की कीमतों को कंट्रोल करेंगे, हम फ्री मेडिसिन बांटेंगे. ठीक है, गुड. लेकिन इसमें मैडम को यह ख्याल करना पड़ेगा कि कहीं वो ऐसे इकदाम या वही पॉपुलिस्ट मेजर्स तो वो नहीं लेंगी कि जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है बाय इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, वो कहीं हम अपना फिस्कल लीवर जो है लूज करके उसको न्यूट्रलाइज ना कर दें. अब ये बात मैंने इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दी है कि मरियम के समझ में आने वाली नहीं है. उनको मेरा शो भी क्यों सुनेंगे, वो वैसे उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है हर जगह से अपनी पूरी जिंदगी से. लेकिन अच्छा, मुझे पता चला भी मोहम्मद आमिर क्रिकेटर ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है. अच्छा, ये मुझे नहीं पता, बिकॉज मुझे पता चला मोहम्मद आमिर ने कल ट्वीट किया जिसमें उसने बताया कि डीसी जिसे कहते हैं कि लाहौर नहीं, डीसी मुल्तान ने मोहम्मद आमिर की फैमिली के साथ या कुछ बदतमीजी की है. उसको जो है वो एक बॉक्स से जो है वो निकाल दिया गया वहां से, और डीसी ने कहा कि यार ये स्टेडियम मेरी टेरिटरी है. तो आमिर को समझना चाहिए. अयास क्या कहते हैं जी, अयास कदर खुद बाशनास. इन डीसीज ने, आपको पता है कि आपसे 2 हफ्ते पहले एक बड़ा जबरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया है, और इनके साथ आप छेड़छाड़ कर नहीं सकते. इस वक्त बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है. वैसे तो खैर अपनी पावर में वो किसी फौज के कप्तान के लेवल के भी नहीं होंगे, लेकिन हाँ वो जो आउटसोर्स पावर है बहुत ज्यादा है उनके पास. पंगा वंगा ना लो उनसे यार, समझा कर भाई, मत कर अपने साथ. मुझे ब्लॉक क्यों किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आमिर के मैनेजर को भेजा है ये कि भाई ये क्या मजाक है, क्या चल रहा है सिलसिला. लेकिन खैर एनीवे, और क्या सीन है. ओके, अच्छा जी, इफ यू कुड फाइंड अ स्लॉट प्लीज डिस्कस ऑन दिस. ओहो यार, इतना बड़ा वॉइस नोट भेजा हुआ है. चलें देखते हैं. अब्दुल हलीम मुगल साहब कहते हैं लिसनिंग टू योर शो एट दोहा एयरपोर्ट, गोइंग टू बाकू टू अटेंड एनुअल सेल्स कॉन्फ्रेंस ऑफ आदमजी इंश्योरेंस. क्या बात है सर, एंजॉय योर टाइम. बाकू इज अ ब्यूटीफुल प्लेस. काफी सारे लोग अभी पाकिस्तानी रिसेंटली गए और सस्ती हॉलीडे वहां की हो रही है और सर्दी भी काफी होगी. आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एंड मे बी यू फाइंड सम स्नो देयर. प्रीटी कूल. अरशद गुबरो कहते हैं जब तक मरियम सीएम रहेगी शुगल मेला लगा रहेगा. कल अपनी पार्टी की खातून के साथ, और यार वैसे सीरियसली वो आपने देखा ना कि वो उसकी स्टोरी आ गई है कि वो आयशा क्या उस खातून का क्या नाम है यार, वो भी टर्न कोट है, आपको पता है, वो पीटीआई की हुआ करती है, उज़मा कारदार. वो कहती हैं जी मैं तो हलवा पूरी खा रही थी, वो मेरे हाथ में तेल लगा हुआ था जी, मैं बेख्तियार गले मिलने गई. मरियम ने कहा की कर रही हो, तो मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया. जबकि हमने देखा है कि हाथ किसने उनका हटाया. और अच्छा, ये इनके साथ उज़मा कारदार के साथ पहली बार ऐसा नहीं हुआ है. एक जलसे में भी मरियम ने इनको गंदे तरीके से इग्नोर किया था. लेकिन जाहिर है जब आप अपनी शर्म और हया और गैरत जो है सियासी
वो गिरवी रखवा देती हैं, तो फिर ये बातें मैटर नहीं करती हैं. आप देख रहे थे कैसे वो खुश हो रही थी जीतने पे. तो इनकी फिलहाल जिंदगी यही है, इनको खुश होने दें. लेकिन वाकई आपने जो बताया, देखो मरियम सीएम रहेगी, ये मेला लगा रहेगा. मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि द स्टार्टिंग पॉइंट हैज बीन प्रीटी बैड एंड इट हैज बीन रॉन्ग, बिकॉज हमें इस बात का पता है कि ये लेजिटिमेट तरीका से तो नहीं आया जा रहा है. एक अरेंजमेंट किया गया है जिसके तहत ये यहाँ पर सब लाकर बिठाए गए. तो ये लोगों के रडार पे रहेंगे. और जिस तरह, क्योंकि देखो एक तो ये होता है ना कि यार आवाम ने वोट दे के भेजा है, इनको तो ये भी नहीं कह सकते. अच्छा, ये तो खुद भी नहीं मानते ये कि आवाम ने वोट दे के भेजा, ये लो मुंह पे मारे फॉर्म 45 इनके. अब आपको पता ना क्या हरकतें शुरू हो गई हैं. अब ये हुई है, कल लोधरा में आपको पता चला होगा क्या हुआ. लोधरा में पीटीआई की या इंडिपेंडेंट की एक जीती हुई सीट, जिन साहब का नोटिफिकेशन निकल गया, सब कुछ हो गया, वहां पे अचानक रिकाउंटिंग होती है और 13,000 वोट मुस्तरद कर दिए जाते हैं, जिससे वो साहब इलेक्शन हार गए और नून लीग वाला इलेक्शन जीत गया. कल रात एक और नोटिफिकेशन निकला है कि फैसलाबाद के एक हल्के में भी जो है वो रिकाउंटिंग होगी. वहां पे भी शायद हजारों की तादाद में जो है वो फेक वोट्स फेक वोट्स नहीं, मुस्तरद किए जाएंगे वोट, और उससे नून लीग को जिता दिया जाएगा. आई मीन सीरियसली यार, क्या हो रहा है ये सिलसिला. वो जो ताबिश वाली बात है, नहीं इतने वोट डाल दिए आप लोगों ने निकल के, इतने वोट डाल दिए 8 फरवरी को, अभी तक मामला सेटल नहीं हो पा रहे हैं. इतनी मेहनत करनी पड़ रही है यार, क्या कर रहे हैं यार. चले जी, वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद सनराइज शो विद मी अदी. अच्छा, मैं आप लोगों को एक रिमाइंडर देता चलूं कि दिस इज गोइंग टू बी अ शॉर्टेंड वीक, बिकॉज टुमारो द शो दैट आई एम गोइंग टू डू इज गोइंग टू बी माय लास्ट शो ऑफ द वीक, एंड मोस्ट प्रोबेबली दैट कुड बी माय लास्ट शो ऑफ द मंथ एज वेल. अच्छा, मंथ की कोई कहानी नहीं, बिकॉज 2 दिन ये रह गए मार्च. हाँ, मैं फिर शायद मंडे को भी शो ना कर पाऊं, ट्यूसडे से इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि मैं प्रोग्राम एक बार फिर से अपना रिज्यूम कर सकता हूँ. सो बिकॉज मैं आई एम गोइंग टू बी आउट फॉर अ कैंपिंग ट्रिप है हमारा, आ रहा है वो, और वेरी इंटरेस्टिंग कैंपिंग ट्रिप विच इज कमिंग. सो जिसके बारे में मैं काफी अरसे से बात करता भी आ रहा हूँ ड्यूरिंग माई शो एंड ऑल, एंड ऑन माई सोशल मीडिया पेजेस एंड स्टफ. आई हैव बीन पुटिंग अ लॉट ऑफ पोस्ट्स, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. ऑलराइट, ग्रेट. ताजा एमी कलाम क्या कहता है? दूर तशकीक कर सकती हो, तुम तहकीक कर सकती हो. मैं कितना झूठ बोलता हूं, सिर्फ तुम तस्दीक कर सकती हो. जितना मैं गलत हूं यार, उतना तुम ठीक कर सकती हो. देखो, दूर ना हो जाऊं, तुम नजदीक कर सकती हो. तुम पे गरूर सचता है, तुम तस्दीक कर सकती हो. वाह क्या बात है एमी, छा गया यार. तुम पे गरूर सचता है, तुम तस्दीक कर सकती हो. ऐसा लग रहा है उस्मा कारदार मरियम नवाज शरीफ के लिए कह रही हैं. तुम पे गरूर सचता है, तुम तस्दीक कर सकती हो. छा गया भैया, छा गया. बेहतरीन, आला. रीट्वीट बनता है, रीपोस्ट, लाइक भी. वेल डन ब्रदर, वेल डन, शाबाश. ऑलराइट, और क्या सीन है? रेजिडेंट पोएट हमारे यार, रेजिडेंट पोएट, आई फॉरगॉट टू इंट्रोड्यूस हिम. चलो चलिए से बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों के हवाले से. अच्छा, मरियम के सीएम नहीं, मरियम नहीं, इंटरनेशनल कोई ताल्लुक नहीं है. मरियम सीएम बनने के बाद कम से कम मुझे कमिश्नर तो बनना चाहिए. नहीं बिल्कुल भाई, कमिश्नर क्यों, और आगे जाओगे इंशाल्लाह. सर, हम पंजाब वालों का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है. आप लोग पंजाब वालों का एक कसूर है, आप लोग ठंड है. ओके ब्रो, यू डिडंट टॉक अबाउट द टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड. छोड़ दे यार, टेंशन वाली बात है. टाइम ही नहीं मिला यार, असल बात ये, टाइम नहीं मिला सीरियसली. आई एम श्योर हानिया विल डू अ मच बेटर जॉब, एंड वेरी ऑनेस्टली सो. शी इज वर्किंग हार्ड फॉर हर लाइवलीहुड. वैसे वाकई इसमें तो कोई शक नहीं है, सेल्फ मेड खातून है. आप कुछ भी कहें हानिया आमिर, आई मीन शी स्टार्टेड विद दोस डब स्मैश वीडियोस, राइट? अगर मैं गलती पर ना हूं, दैट्स हाउ हर करियर स्टार्टेड, एंड नो डाउट अ वेरी हार्ड वर्किंग सेल्फ मेड बंदी. ऐसी लोगों का हमें एहतराम करना चाहिए. कोई प्रिविलेज के साथ नहीं, और कोई ये नहीं कि अब्बू अम्मी कोई बड़ी चीज हो, चच्चा कुछ हो, बड़े दादा अब्बू ने मेहनत करके कोई इंडस्ट्रीज बनाई हो या टीवी चैनल्स खोले हो. नो, नॉट एट ऑल लाइक दैट. चलें जी, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन? अरे ये तो 8:45 हो भी गए यार, टाइम ही नहीं मिल पाया हमको. लेकिन खैर चलो जी, आगे चल के जरा थोड़ी सी हम बात कर सकते हैं. अमरीकी सियासत के हवाले से हम डिस्कशन कर सकते हैं. गजा का कुछ जिक्र हम जरूर कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज सम होप अबाउट अ सीज फायर इन गजा. सो इस पे हम जो है वो कुछ बात करेंगे. और फिलहाल इतना ही टाइम हमें मिलेगा, बिकॉज ये ब्रेक भी अच्छा डिसेंट सा ब्रेक है. सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
Okay, my guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is Sunrise Show with me Adil and good morning. ये तो सुनने प्रोग्राम अभी tune in किया है. All right, some messages that I missed out earlier. Shahrukh, thank you so much. You're listening to my program. She's listening to my program at her office right now. Very nice. काम पे ध्यान दे. लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी अटेंडेंस जो है वो लगवा दी है. जिन लोगों ने मुझे वॉइस नोट्स भेजे, मैंने उनमें से एक भी वॉइस नोट नहीं सुना. सो मैं क्या बोलूं यार. सुनते हैं जरा एक सेकंड. ओह, हमारे दोस्त उमैर का मैसेज आया है और वो एक ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं. कहते हैं जी सीएम पंजाब का काफिला गुजर रहा है जिसकी वजह से. अरे सर देखो, जब सब सही टाइम पे निकलना था उस वक्त हम निकले नहीं. अब भुगते हैं और क्या कह सकते हैं. अच्छा जी, और क्या सीन है. लुक्स लाइक सो ट्रू. अच्छा, आसिफ फयाज साहब इज डिसअपॉइंटेड एट वन ऑफ द जजेस और ठीक हो गया. ऑलराइट. देखो यार, मुझे तो हैरत ये हो रही है कि लोग हैरान क्यों हैं कि ये हो रहा है. यानी सीरियसली यार, आई एम नॉट नेमिंग दैट पर्सन बट देयर वाज सर सम क्लियर रेड फ्लैग्स अबाउट दैट गाय. पता नहीं लोग देख नहीं रहे थे यार. मुझे तो समझ में नहीं आ रहा. लेकिन खैर चलो जी, आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, अमरीकी सदर बेशरम इंसान जो बाइडेन का ये कहना है कि इजराइल गजा के हवाले से there are hopes that there will be a ceasefire by next week. आप ये जानते हैं कि the death toll in Gaza is about to touch 30,000. Now this is the official number जो कि फलस्तीन या गजा की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो रिलीज कर रही होती है. और कहते ये हैं कि वो जो इसराइली हॉस्टेजेस हैं वो सबसे बड़ी बार्गेनिंग चिप है इस वक्त हमास के पास. और आपको ये भी पता है कि इनकी वॉर कैबिनेट का जो एक मिनिस्टर है उसने, आई थिंक बेनी गैंट्स ने रिसेंटली जो है वो ये बात बोली थी शायद कि रमजान तक का हम टाइम दे रहे हैं, बंदे हमारे रिलीज कर दो वरना हम रफा पे ऑल आउट एक्शन जो है वो कर देंगे. सो बहरहाल मुझे नहीं लगता, खैर उस धमकी का एक एलिमेंट था, बिकॉज आपको पता है कि इसराइल को किसी से कोई कंसर्न नहीं है. यानी ये बेगैरत इंसान जो बाइडन ने, अगर आपने देखा हो, इसने वीकेंड पे एक ट्वीट भी किया था फलस्तीन के हवाले से या गजा के हवाले से. यानी यार किस लेवल के लोग हैं. मैं तो ये सोच के हैरान हो रहा हूं कि अगर कोई पाकिस्तानी अमेरिकन है वो किस तरह जो बाइडन को वोट दे सकता है, या कोई मुसलमान अमेरिकन है वो किस तरह जो बाइडन को जो है वो वोट दे सकता है, बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ देयर जिस तरह उन्होंने जो है वो ये बात की. कहना उसका ये है कि इतने सारे ट्वीट करता है ये भी फारिग इंसान, पता नहीं मिल नहीं रहा, काफी अरसा हो गया तो बहुत ज्यादा ट्वीट करता है. अच्छा, आई डोंट इवन फॉलो पोटस. अच्छा, मैंने भी शायद गुस्से में इनको अनफॉलो कर दिया होगा किसी टाइम पे. लेकिन खैर, उसने कहा कि जी आई वॉन्ट टू बी एब्सोल्यूट, उसका कहना ये था एब्सोल्युटली क्लियर दैट आई वोंट मिन्स वर्ड्स. The overwhelming majority of Palestinians are not Hamas, and Hamas does not represent the Palestinian people. In fact, they are also suffering as a result of Hamas terrorism. We need to be clear-eyed about the reality. यानी इसने पूरी की पूरी जिम्मेदारी एक बार फिर से इस बेशरम इंसान ने जो है वो हमास पे डाल दी है. बहरहाल अभी वो ट्वीट करके कह रहा है कि इस ट्वीट नहीं, उसने बयान दिया है कि उसको लग रहा है कि अगले हफ्ते तक सीज फायर हो सकता है. अच्छा, इसके बारे में कहानी ये है कि कतर में जो है वो इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं. इसराइल का एक, आपको पता है कि हमास की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है दैट इज बेस्ड इन दोहा, और इसराइल की कहते हैं कि एक हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो भी इस वक्त दोहा में मौजूद है. एंड सम अमेरिकन्स एंड इजिप्शियंस आर प्लेइंग अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन दिस थिंग कि किसी तरह गजा में जो है वो सीज फायर किया जाए. और उस सीज फायर के बदले में जो है क्या हमास उनके हॉस्टेजेस को रिलीज कर रहा होगा या क्या सिलसिला होगा. ओवर द वीकेंड आपको ये बात भी पता चली होगी कि बिन्यामिन नेतन्याहू ने एक अपना प्लान बताया है व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन गजा आफ्टर, जिसके बाद जब हमास उनके बकौल वहां से खत्म हो जाएगी. तो उनका कहना यह है कि जी उसके बाद हम करने ये वाले हैं कि जी सिक्योरिटी जो है वो तो इजरायली देखेगा उस जगह की, लेकिन एक इंटरनल अथॉरिटी होगी फलस्तीनियों की ही जो कि उस इलाके को चला रहे होंगे. तो उसने एक प्लान प्रेजेंट किया है. वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड और एनीथिंग. देखो यार, स्टेट से लड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है. वहां पे जो स्टेट है वो हमने पाकिस्तान में भी अभी देख लिया ना, तमाम तर हमारी रेजिस्टेंस और ये वो पिछले 18-19 दिन की. Could you do anything?
आई मीन एक एक सीट फिर दी जा रही है और वो सब हो रहा है. यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. सो इजराइल भी वहां पे स्टेट है और उनके साथ लड़ना, फलस्तीनियों ने एक छोटी सी रेजिस्टेंस जरूर पुट अप की और फिर अब तारीख याद रखेगी कि उस रेजिस्टेंस का क्या फायदा हुआ था. यस, उसका एक लॉन्ग टर्म बहुत गेन होगा इमीडिएटली, और लॉन्ग टर्म तो शायद यहाँ भी कुछ हो जाए, लेकिन इमीडिएटली अभी जो है ना वो कुछ हो नहीं सकता उस हवाले से. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. चलें जी, ये हो गई बात एक तो जरा फलस्तीन के हवाले से. जरा यूक्रेन का भी जिक्र करते हैं. आजकल यूक्रेन की बिल्कुल भी बात नहीं होती है और यार यूक्रेन की जो है ना वो गेम अब हो गई है ऑफ. और वो जो गेम ऑफ हुई है ना वो गेम ऑफ हुई है बिकॉज ऑफ एक सेकेंड जी. हाँ, यूक्रेन की जो गेम ऑफ हुई है ना वो तो ये हुई है कि उनको अमेरिका से इमदाद मिलना हो गई है बंद. और अमेरिका को जो उनसे इमदाद, यूक्रेन के सदर ने ये बोला है, उसने भी वीकेंड पे पहली बार अपने डेथ टोल का जो है वो ऐलान किया है कि उनके 31,000 सोल्जर जो हैं वो मारे गए हैं यूक्रेन के इस जंग में विद रशिया. और कहते ये हैं कि यूक्रेन को अगर इमेज, दे बेसिकली रनिंग आउट ऑफ ऑल द कैश एंड द एम्यूनेशन, दे जस्ट कांट पुट अप अ फाइट अगेंस्ट रशिया. अभी रिसेंटली भी आपको पता चला होगा कि रूस ने एक स्ट्रेटेजिक टाउन में जो है वो कब्जा किया है और इस वक्त पिछले 2 साल, इस जंग को आगाज हुए एग्जैक्टली 2 साल हो गए हैं और इससे ज्यादा वीक पोजीशन जो है वो कभी भी नहीं थी यूक्रेनियंस की इन देयर डिफेंस. रशिया इन द मीनवाइल, जो इनके बारे में वेस्टर्न लोगों ने बोला था कि वेस्टर्न हुकूमतों ने कि उनकी तबाह हो जाएगी, उनकी इकोनॉमी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. द रशियन इकोनॉमी इज पॉइज्ड टू ग्रो दिस ईयर. रशिया इज इज अ वॉर इकोनॉमी राइट नाउ. कहते ये हैं कि अमेरिका पूरे साल में जितने टैंक्स बनाता है, रशियंस कैन नाउ मैन्युफैक्चर दैट इन 2 months. 2 महीने में उतने टैंक्स बना लेते हैं. इस तरह उन्होंने अपनी जो वॉर मशीनरी है उसको इस वक्त एडजस्ट किया है एंड इट्स अ वेरी वेल लुब्रिकेटेड फैक्ट्री नाउ, जिससे वो एम्यूनेशन और बाकी चीजें जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो दे आर लिटरली ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग दैट वॉर. वेस्टर्न कंट्रीज आर फेड अप ऑफ इट नाउ. अब उनका ख्याल था जी ये होगा वो होगा फलाना, दे कुड नॉट डू दैट. सो इसने वार्निंग दे दी है ज़ेलेंस्की ने, जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन का, अमेरिका को खास तौर से उसने ये बोला है कि हमें $60 बिलियन चाहिए. साला हल्का भी नहीं आता लड़का, ये आदमी जो है ना ये हल्का नहीं आएगा, बोलेगा जी $60 बिलियन चाहिए. सारा का सारा पैसा, फंडिंग सब इसी को दे दें वो. अब अमेरिकन कह रहे हैं नहीं भाई, हमारे अपने मुल्क में हमें स्कीम्स, वो मैक्सिको की बॉर्डर चेक करो, वहां से इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स में पैसे लगाएं हम, सारा का सारा $60 बिलियन. वो कहता है नहीं मुझे दो. वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार क्या बच्चा पाल लिया यार, ये तो हाथ से ही निकल गए हमारे. इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट दिया. बट अब बात वो यही है यार, दिस वॉर इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर लॉन्ग फॉर श्योर. कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज, और रशिया अब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेगा, याद रखिएगा. चलें जी गाइस, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात कल सुबह एक बार फिर होती है. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.